हमारा चल रहा था चैप्टर 2, जीवों का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम कवकों के बारे में पढ़ चुके थे कि कवकों का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ था, कवकों का आर्थिक महत्व क्या था, ये सब हम पढ़ चुके थे। यानी कि उसमें लाभदायक क्रियाएं क्या थी, हानिकारक क्रियाएं क्या थी। उसके बाद हमारा चल रहा था लाइकेन, यानी कि लाइकेन क्या होते हैं। लाइकेन के बारे में हम कुछ बात कर चुके थे, लेकिन अभी उसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं कि लाइकेन होते क्या हैं। तो लाइकेन क्या होते हैं कि शैवाल और कवक जब दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि जो सहजीवी होते हैं, लाइकेन सहजीवी होते हैं, ये सहजीवन व्यतीत करते हैं। कवक वाले अंश को कवकांश माइकोबायोन्ट कहते हैं और शैवाल वाले भाग को शैवलांश फाइकोबायोन्ट कहते हैं। लाइकेन कभी भी प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, यानी कि ये इन्हें पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी कहा जा सकता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं मिलते, तो ये क्या होते हैं, ये प्रदूषण का सूचक होते हैं एक तरीके से कि यहाँ पे ये जगह प्रदूषित नहीं है। तो लाइकेन से पता चलती है किसी भी जगह के बारे में जहाँ पे लाइकेन उगा मिलेगा कि वो जगह प्रदूषित नहीं होगी। उसके बाद लाइकेन में आता है कि लाइकेन क्या करते हैं, लाइकेन में कवक जो होते हैं वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये कवक जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं तो शैवाल जो होते हैं इनमें परिणहित होता है। ये क्या करते हैं, जो कवक जल अवशोषित करते हैं उस कवक द्वारा अवशोषित जल का उपयोग करके शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा लाइकेन के लिए भोजन बनाते हैं। यानी कि एक सहजीवन इस तरीके से व्यतीत करते हैं कि कवक क्या करेंगे, वो अवशोषण करेंगे खनिज लवणों और जलों का, और शैवाल क्या करेंगे, वो उसको ले लेंगे और उसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके लाइकेन के लिए भोजन ये बना देंगे। तो ये होगी सहजीवन वाली बात कि इनमें सहजीवन किस तरीके से होता है। अब आती है इनकी आवास के बारे में कि इनका आवास किस तरीके से होता है। तो लाइकेन जो होते हैं वो सामान्यतः बहुवर्षीय, यानी कि एक लंबे टाइम लॉन्ग टर्म लाइफ होती है इनकी, और मंद गति से वृद्धि करने वाले पौधे होते हैं जो एक नम वातावरण, यानी कि जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ पे नमी ज़्यादा होगी जिस वातावरण में, उस वातावरण में ये पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि जहाँ पे गीला ज़्यादा होता है वहाँ पे हरी हरी काई सी लग जाती है, उसको बोलते हैं हम लाइकेन। तो ये क्या होते हैं, ये प्राय वृक्षों की छाल, पत्तियों, जड़ों तथा घरों की दीवार तथा भूमि अथवा पत्थर नग्न स्थानों पर पाए जाते हैं। अब आता है सूक्ष्म जीव के बारे में कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। हमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट होते हैं हमारे वायराइड्स, दूसरे होते हैं हमारे प्रियॉन्स, और तीसरे होते हैं हमारे वायरस। अब बात करते हैं वायराइड्स के बारे में कि वायराइड्स क्या होते हैं। वायराइड्स जो होते हैं ये इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। सूक्ष्म जीव होते हैं वायराइड्स हमारे, और ये इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, और इनमें गोलाकार एक रज्जु की यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड इनमें आरएनए अणु होते हैं। आरएनए अणु होते हैं इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसको एक रज्जु की बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जो कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो एक तरीके से अगर वायराइड्स अगर पूछा जाता है कि वायराइड्स क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि वायराइड्स क्या होते हैं कि एक गोलाकार एक रज्जु की अणु होते हैं, आरएनए अणु होते हैं जो कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन, यानी कि हम इतने में अगर इसको बता देते हैं तो हमारा डिफाइन हो जाता है वायराइड्स। उसके बाद आता है कि क्या करते हैं कि ये वायराइड्स जो होते हैं ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। रोग उत्पन्न करने में सक्षम क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं निग्ड वायरस और मेटा वायरस कहते हैं इनको। यानी कि निग्ड वायरस भी कह सकते हैं और इनको मेटा वायरस भी कह सकते हैं। क्या होते हैं, ये सबसे छोटे अथवा बहुत छोटे होते हैं, यानी कि ये आंखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं। और जो वायरस होता है वायरस के 10,000वें भाग के बराबर होता है। यानी कि एक वायरस होगा उसको जो 10,000वां भाग होगा, तो मान के चलो कि कितना छोटा हुआ कि अगर एक वायरस वायरस हमें भी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही दिखता है, लेकिन उससे उसका भी 10,000वां भाग होता है वायराइड्स हमारा, तो ये कितना छोटा होगा। वायराइड्स की आबादी, वायराइड्स की खोज किसने की, वायराइड्स की खोज सर्वप्रथम थियोडोर डायनर ने की थी। और वायराइड्स में न्यूक्लिक अम्ल होता है इनमें, परंतु इनमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता। यानी कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल होगा लेकिन उसके चारों तरफ उसका आवरण नहीं होगा, जिसमें आवरण होता है उसमें होता है कैप्सिड। तो इनमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता। अब जो वायराइड्स होते हैं वो पौधों में पाए जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में। आता है दूसरा हमारा प्रियॉन्स के। प्रियॉन्स क्या होते हैं हमारे, प्रियॉन्स जो होते हैं ये एक प्रकार के असामान्य नग्न प्रोटीन अणु होते हैं। यानी कि नग्न प्रोटीन अणु किस तरीके से होते हैं, यानी कि इनके ऊपर प्रोटीन की कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी। प्रियॉन एक प्रकार के असामान्य नग्न प्रोटीन अणु हैं जो लगभग 250 अमीनो अम्ल, यानी कि 250 अमीनो अम्ल के बने होते हैं, जिनका ना ही तो अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है और ना ही आनुवंशिक इनका पदार्थ होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रियॉन्स जो होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन 250 अमीनो अम्ल के भी बने होते हैं, लेकिन इनका अपना कोई न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए या डीएनए इनका अपना कोई नहीं होगा।
इनका कोई अपना एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। प्रियन से क्या होता है कि प्रियन से बकरी और भेड़ में स्क्रापी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में क्या करते हैं कि जब किसी भेड़ बकरी में स्क्रापी नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो बार बार खुजली करेंगे। बार बार जब वो खुजली करते रहेंगे तो उनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो फेल हो जाता है। फेल होने के बाद क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर तो इस रोग में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है स्क्रापी रोग, और वे अपना शरीर खुजलाते हैं और कुछ समय पश्चात उनका नियंत्रण पेशियों पर कम हो जाता है, यानी कि उनकी पेशियां काम करना बंद कर देंगी और क्या होगी, उनकी डेथ हो जाएगी। प्रियन के कारण मनुष्य में भी रोग उत्पन्न होता है, यानी कि मनुष्य में जो याददाश्त कम हो जाती है या फिर उसमें जो पागलपन आ जाता है वो प्रियंस के कारण ही होता है। इससे क्या होता है क्या होता है, लास्ट में उसकी अंत में मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो डिप्रेशन में चला गया एक तरीके से, तो वो भी प्रियंस वायरस के कारण ही होता है उसमें। अब बात करते हैं विषाणु की, कि वायरस क्या होते हैं। वायरस जो होते हैं हमारे न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। वायरस को जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर जो बना हुआ होता है वो होता है हमारा विषाणु वायरस। यानी कि ये कह सकते हैं विषाणु जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं और इन्हें कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन इन्हें कहा जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो विषाणु में डीएनए अथवा आरएनए कोई एक पाया जाता है, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। इनमें या तो डीएनए ही पाया जाएगा या आरएनए ही पाया जाएगा। जो डीएनए की कवरिंग होगी वो उसमें या तो उसमें डीएनए की कवरिंग होगी या आरएनए की कवरिंग होगी। तो क्या होता है कि जब इनमें दोनों एक साथ में नहीं पाए जाते, तो अगर मान लेते हैं कि इसमें डीएनए पाया जाता है तो डीएनए के चारों ओर एक आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है, जिसे कहते हैं कैप्सिड। क्या करता है कि ये जो कैप्सिड होता है ये कैप्सोमियर से बनी हुई होती है और यही हमारा विषाणु कहलाता है। और सबसे पहले इसकी खोज मेयर ने करी थी। मेयर ने उत्तरी यूरोप में, जो उत्तरी यूरोप है उसमें तंबाकू मोजक वायरस था, उसमें सबसे पहले विषाणु का पता लगाया था। जो मेयर था वो एक यूरोप का साइंटिस्ट था, उसने तंबाकू में एक मोजक वायरस था उससे इसका पता लगाया था। अब आते हैं इसके लक्षण की। विषाणु के लक्षण क्या होते हैं। विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों के ही लक्षण दर्शाते हैं हमें। तो लक्षण क्या होते हैं कि विषाणु में सजीव तथा निर्जीव दोनों के ही लक्षण होते हैं, इसलिए विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरएनए से, यानी कि विषाणु में क्या होता है, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से क्या होगा, डीएनए एमआरएनए में जाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन में चला जाएगा। अब बात करते हैं सजीव विषाणु के लक्षण के बारे में कि इनके लक्षण क्या होते हैं। तो इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए और आरएनए, उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कि आरएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, फिर आरएनए, फिर डीएनए, इस तरीके से इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। अब क्या होता है कि इसमें जो डीएनए होता है, इसमें डीएनए तो आरएनए कोई एक ही पाया जाता है। ये तो हो गए इसमें सजीव के लक्षण। अब आते हैं इसमें निर्जीव के लक्षण क्या होते हैं। निर्जीव के लक्षण जो होते हैं कोशिका के बाहर अक्रिय होते हैं, यानी कि कोशिका के बाहर इनका कोई रोल नहीं होता। ये एकदम कोशिका के बाहर ही कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिका के अंदर पहुंचते ये जनन करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती, यानी कि इनमें कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता अपना। इनमें श्वसन क्रिया भी नहीं होती और ये क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति करते रहते हैं, जिससे अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं कि वो विषाणु जिनमें आरएनए उपस्थित होता है। पहला है हमारा पोलियो वायरस में हमारा आरएनए पाया जाता है। एचआईवी में हमारा आरएनए पाया जाता है। टीएमवी वायरस में हमारा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और इन्फ्लुएंजा वायरस में हमारा आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब आती है विषाणु का कार्य कि विषाणु के कार्य क्या होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं वो जंतु कोशिका में घुसकर अपना आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसके आनुवंशिक पदार्थ में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि विषाणु जो होते हैं सबसे पहले वो जंतु कोशिका में घुसेगा, फिर उसका जो डीएनए होता है उसके डीएनए में जाके मिल जाएगा वो। फिर जंतु ये सोचेगा कि ये तो मेरा ही डीएनए, तो वो अब उस डीएनए को क्या करने लगेगा, यानी कि अपना डीएनए मान के उसको कार्य उसकी डीएनए के थ्रू उसका कार्य होने लगेगा। फिर क्या होगा कि ये उसमें उस डीएनए में डीएनए मिक्स हो जाएगा विषाणु का, और क्या होगा उसके बाद फिर ये जनन कर लेंगे और पूरी बॉडी में वायरस फैल जाएगा। तो ये बात करिए हमने, विषाणु जंतु कोशिका में घुसकर अपना आनुवंशिक पदार्थ उसके आनुवंशिक पदार्थ में स्थानांतरित करते हैं और जंतु का आनुवंशिक पदार्थ उसी तरह कार्य करने लगता है और विषाणु बन जाता है, इसी प्रकार उसका जनन होता है। अब देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के विषाणु। सबसे पहले आता है हमारा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। अब बात करते हैं जीवाणु भोजी के बारे में, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है कि इसका डायग्राम है, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। बैक्टीरियोफेज में ये जो है ये इसका हेड है, हेड में एक डीएनए पाया जाता है इसके,
और ये जो पोर्शन है इसको कॉलर बोलते हैं। और इसके बाद इसमें जो ये निकली हुई है ये इसकी पुच्छ टेल होती है। इसके बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार बैक्टीरियोफेज का डायग्राम पूछा जाता है। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है जीवाणु को खाने वाला, यानी कि जो जीवाणु को खा लेंगे वो होते हैं हमारे बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी जो होते हैं वो एक टैडपोल के समान होते हैं। क्या होते हैं जीवाणु जो भोजी होते हैं वो एक टैडपोल के समान होते हैं। इनमें एक सिर होता है, सिर यानी ये, एक कॉलर होता है, कॉलर ये, एक होती है पुच्छ, जिसको पुच्छ के अंतिम सिरे को बोलते हैं पुच्छ तंतु, यानी कि जो अंतिम सिरा है इसको बोलते हैं पुच्छ तंतु। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज को जीवाणु से चिपकने में मदद करते हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरियोफेज होगा वो जीवाणु से चिपक जाएगा। और सिर्स के मध्य में एक डीएनए होता है, यानी कि इनके मध्य में सिर्स यानी कि सिर के मध्य में एक डीएनए है इनमें। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन के एक अलग आवरण से ढका होता है, यानी कि प्रोटीन का एक पूरा एक आवरण है, इससे ये ढका हुआ है, जो कैप्सोमेयर का बना होता है। यानी कि जो इसमें ये डीएनए था हमारे उसमें बैक्टीरियोफेज में वो किसका था, डीएनए था। और डीएनए किसका बना हुआ था, प्रोटीन का था, जो कैप्सोमेयर से ढका हुआ था। और इसमें आनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है कैप्सोमेयर के अंदर। अब आता है हमारा एचआईवी। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एचआईवी से होता है हमारा एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एचआईवी के बारे में बात करते हैं। एचआईवी क्या होता है, एक ये ट्रांसफर डिसीज होती है, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चली जाती है। अब बात करते हैं ये इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम में क्या होता है, इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इसका डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एचआईवी हमारा। तो इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें जो हमारा अंदर बना हुआ है ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये जो हमारी डॉट टाइप बनी हुई ये हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये हमारे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ये इस तरीके से संरचना बनी हुई इसको बोलते हैं इनर कैप्सिड लेयर। और ये जो होता है ये वाला खाली वाला पोर्शन ये होता है आउटर लेयर कैप्सिड। और ये जो इसमें बाहर को इस तरीके से ही बने हुए एनवलप से इसको बोलते हैं वायरल एनवलप। अब बात करते हैं एचआईवी के बारे में कि एचआईवी क्या होता है। ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से फैलता रहता है, यानी कि मेल्स के द्वारा फीमेल्स में, फीमेल्स में होता है तो मेल्स में, या फिर किसी सिरिंज के द्वारा। और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि कोई ब्लेड्स किसी का यूज़ कर लेता है तो उससे हो जाता है। अगर किसी को एड्स है उसने उसका ब्लेड यूज़ कर लिया है तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि जब किसी भी मनुष्य के ब्लड में मिलके एड्स हमारा फैल जाता है। और ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है एड्स। इसके बारे में बात करते हैं। ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। इसमें पाया जाने वाला आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक रज्जुकीय होता है। और मनुष्य की कोशिका में पहुंचने के पश्चात क्या करता है, विषाणु का आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से जो मनुष्य की कोशिका में जब ये पहुंच जाता है तो इसमें जो विषाणु का जो आरएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या करता है, डीएनए का संश्लेषण वो आरंभ कर देता है। और यह डीएनए परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाता है, यानी कि उसका जो डीएनए होगा फिर वो परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा कि वो प्रोटीन का निर्माण कर लेगा और अंत में विषाणु जो होता है वो परपोषी कोशिका से मुकुल के रूप में द्विगुणित होकर बाहर आ जाते हैं और दूसरी कोशिका को वो संक्रमित करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या हुआ कि आरएनए से डीएनए, डीएनए से एमआर प्रोटीन, उसके बाद फिर एमआरएनए, उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन से क्या हुआ, इन्होंने पोषण कर लिया। उसका पोषण करने के बाद इन्होंने संश्लेषण की क्रिया आरंभ करी। संश्लेषण के बाद क्या किया इन्होंने, जो परपोषी कोशिका थी उसके साथ ये जुड़ गया और फिर इन्होंने क्या किया, प्रोटीन का निर्माण कर लिया। और प्रोटीन का निर्माण करने के बाद इन्होंने जो विषाणु था वो परपोषी कोशिका से मुकुल द्वारा उसमें द्विगुणित होकर निकल के आ गया बाहर और फिर दूसरी कोशिका को उन्होंने संक्रमित कर दिया। ये हो गया हमारा एचआईवी के बारे में। अब आता है इन्फ्लुएंजा विषाणु हमारा। इन्फ्लुएंजा विषाणु जो होता है ये होता है हमारा, ये कशेरुकीय की श्वास नलिका में, यानी कि मनुष्य की श्वास नलिका में गुणन करते हैं और खांसी, बुखार, छींक आदि उत्पन्न करते हैं। और इनमें एक रज्जुकीय आरएनए मिलता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है इनमें। अब आता है हमारा पॉक्स विषाणु की। पॉक्स विषाणु क्या होता है हमारा, ये बहुत बड़े आकार का होता है और इसमें डीएनए और आरएनए प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी मिलता है। इसमें मिलने वाला डीएनए द्विरज्जुकीय होता है
और क्या करता है, डंबल आकार के होते हैं। और पॉक्स विषाणु जो होता है वो मनुष्य में चेचक रोग उत्पन्न करता है, यानी कि चेचक रोग किसके द्वारा होगा, वो पॉक्स विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है मनुष्य में। अब आता है लास्ट हमारा तंबाकू मौजिक विषाणु। ये क्या होता है, ये छड़ के आकार के विषाणु होते हैं और इनमें 5% आरएनए और प्रोटीन मिलता है। और इसका आरएनए एक रज्जु के होता है, यानी कि भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इनमें भी। और ये प्रोटीन के निर्माण में 158 एमिनो अम्ल से बनते हैं, या फिर इनके प्रोटीन के निर्माण में 158 एमिनो अम्ल लगते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगी, आप अपना असाइनमेंट सॉल्व करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।